महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हो गई है। 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। उसी तरह आज की लास्ट डेट थी फॉर्म उठाने की। कुछ लोगों ने जो है मैदान से फॉर्म उठाकर संग्राम में जो है उन्होंने भाग नहीं लिया और काफी लोगों ने जो है उम्मीदवार के नाम पे फॉर्म भरे थे, उन्होंने जो है फॉर्म पीछे ले लिया है और कल से शुरू होने जा रहा है प्रचार प्रसार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तिरोड़ा क्षेत्र में। तिरोड़ा क्षेत्र में ये तहसील कार्यालय के सामने कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। आइए जानेंगे किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और बड़ी बड़ी जो पार्टी है उन पार्टी के उम्मीदवार को कैसी टक्कर देंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? नीरज कुमार भूमेश्वर मिश्रा, गांव सावरा, पोस्ट अर्जुनी, तहसील तिरोड़ा, 64 विधानसभा क्षेत्र तिरोड़ा से मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। स्वतंत्र आप उम्मीदवारी दाखिल की है। बड़े बड़े जो पार्टी है महाविकास आघाड़ी और महायुति, इन पार्टियों को कैसी टक्कर देंगे आप? देखिए, वो लोग बड़ी बड़ी वाली पार्टी वाले हैं, परंतु उन लोगों का काम रहा है एसी की गाड़ी में घूमकर प्रचार करना। हम जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, धान उत्पादक किसान हैं। धान उत्पादक किसान से जो जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं हैं ये बड़े लोगों को मालूम नहीं है, जो करेगा उसको पता होगा। तो हमारे मुद्दे जमीन से जो जुड़े हैं, जड़ से जुड़े हैं, धान से बाढ़ से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारों से हैं, ऊपर से राशन कार्ड से जो आने वाली समस्याएं हैं, उसके बाद में संजय गांधी निराधार योजना है, शासन से मिलने वाला लाभ है। दूसरी बात, कई राज्यों में धान खरीदी चालू हो चुकी है। महाराष्ट्र में हर बार का ये रहता है कि जब किसान 25% धान बिक्री कर देता है उसके बाद में सोसाइटी की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होती है। और लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य में ये होता है कि किसान जब धान बेचता है उसके 8 से 10 दिन के अंदर में उसके खाते में पैसे आ जाता है, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वो प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग प्रकल्प आया है अदानी का। अदानी उद्योग प्रकल्प में यहाँ के लोकल युवाओं को, लोकल महिलाओं को रोजगार नहीं मिला है। तीसरी बात यह है कि किसान धान में खेती लगा रहा है हर क्षेत्र में। मैं अपने ही गांव की बात नहीं करूंगा, गोंदिया जिले की बात करूंगा। डुक्कर से वन्य प्राणी यानी रान डुक्कर जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा पूरा नुकसान किया जाता है। लगभग 95% किसानों का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो फॉरेस्ट में क्लेम करने जा रहा है तो फॉरेस्ट में इतनी नियमों की झड़ी है और अंतिम में उसको 2000 मिलता है, बेचारा जाता नहीं। और धोखे से फॉरेस्ट का कोई नुकसान किसान द्वारा होता है तो किसान ही पूरा आरोपी है। ये बात हम लोग जानते हैं जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। टक्कर देना नहीं देना ये विषय नहीं है, जनादेश जो भी होगा वो हमको स्वीकार है। हमारे विचार सुनकर यदि जनता अगर हमको स्वीकार करती है कि इनके मुद्दों में दम है और ये जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं तो हमें वोट देगी। हम जनता से वोट नाम का एक जोगवा मांगने जाएंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? नीलेश रोडगो। स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की आपने भी। ये जो बड़ी बड़ी पार्टी की जो इस क्षेत्र के जो विधायक रह चुके उन्होंने भी फॉर्म भरा है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से गुड्डू बख्शी है मैदान में है, कैसे टक्कर देंगे आप उनको? हमारी लड़ाई धनशक्ति की नहीं, हमारी लड़ाई जनशक्ति की है। और जनशक्ति की लड़ाई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है चुनाव के माध्यम में, है ना। ऐसा उसका विषय है। आपका क्या नाम है? प्रताप पटले। अच्छा, बड़ी बड़ी पार्टी आपके भी सामने मैदान में है, किस तरह टक्कर देंगे आप उनको? देखो, अभी यहाँ तो मेन ऐसा इलेक्शन मतलब एक 5 साल के लिए हम किसी और को अपना एक उम्मीदवार बना के, प्रतिनिधि बना के विधान भवन में भेजते हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में विधान भवन में इस जनता की, इस एरिया की, इस क्षेत्र के मुद्दे रखने वाला एक उम्मीदवार विजयी हो, जो यहाँ की जनता का सवाल है, जनता की प्रॉब्लम्स है, अड़चने हैं, वो समझे और विधान भवन में रख सके। ऐसा एक उम्मीदवार यहाँ से चुन कर जाए। मेन मुद्दा तो यह है कि यहाँ का अभी तक हम अगर देखते हैं तो यहाँ का जो एक उम्मीदवार आमदार बनता है वो खुद को राजा समझने लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, लोकशाही है। उसके हिसाब से यहाँ रियल में तो जनता ही राजा रहना चाहिए और आमदार ने जनता का, मान के चलो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि अगर जनता का एक सिंगल फोन आया तो कम से कम वो फोन उठा के उसने उसकी अड़चन, उसका प्रॉब्लम, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो समझना चाहिए और उसने तुरंत वो हल करने का एक सर्विस बोलो या कम से कम एक मौका देना चाहिए। मैं तो सुना हूँ कि आज तक यहाँ की जनता अगर बोलती कि भैया मुझे मुंबई में कुछ काम है, आमदार निवास में कुछ रहने का एक अरेंजमेंट चाहिए, तो यहाँ का आमदार तो लेटर देने को भी हिचकिचाते हैं। आदमी देख के लेटर देते हैं। तो ये इस तरह से आमदार का कर्तव्य नहीं होता। आमदार का दायित्व ये है कि यहाँ की जनता की मूलभूत सुविधा है, मूलभूत हक, अधिकार और उनकी जो डिमांड है, उनकी जो अड़चने हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। प्राधान्य
जनता को देना चाहिए, एरिया के विकास को देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं स्वतंत्र उम्मीदवार, किस तरह उम्मीदवारी उन्होंने दाखिल की है, किस तरह जनता की समस्या है, किस तरह निराकरण करना चाहिए, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की। यहाँ पे एक स्वतंत्र उम्मीदवार दाखिल करने वाले पत्रकार भी है, वो इस क्षेत्र में काफी जो प्रख्यात है, उनसे भी जानने का प्रयास। अच्छा ये बताइए, आप पत्रकार भी हो, उसी तरह मैदान में इस बार स्वतंत्र उतरे हो और वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता भी हो, तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता रहने के बावजूद भी मैदान में क्यों उतरे, क्या कारण है? मैं 2019 की भी मुझे 19 का भी चुनाव लड़ा था और मेरा फार्म आखिरी तक था। और चुनाव लड़ने का यही कारण है कि जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का नेता है, जो समस्याएं जो उठाने को होना है या जो करने को होना, तो वो नहीं कर रहा, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। सबसे मेन बड़ी बात है कि यहाँ का वर्तमान विधायक माननीय विजय जी राहंग डाले, यहाँ पर सबसे उसका मुझे विधायक का काम होता है कि उसके क्षेत्र में कोई भी समस्या हो उसको मंत्रालय में अधिवेशन में उठा के उसका समस्या का समाधान करे। यहाँ पर सबसे मेन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जागृति भ्रष्टाचार एक पत्र संस्था थी, जहाँ पर 18 से 19 लोग मर चुके, जो 7,000 खाते धारक थे, जो घर से बेघर हो गए। मात्र यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय विजय जी राहंग डाले ने इस विषय पर एक भी शब्द नहीं कहा। उसके गांव के यदि कोई भी उसके विरोधी है, उसके पक्ष के रहे, तो उनका बरोबर पक्ष रखता है, पर अपने जब भी अपने व्यक्ति का पक्ष वो जो चोर जैसे भी रहे, पर उनका पक्ष रखता है। परंतु उसके विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो घर से बेघर हो गए, इस विषय पर एक भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे उन्होंने? अब नहीं बोलने का कारण बाकी लोग उनको पता है और जनता को पता है क्यों नहीं बोल रहे करके। जब आदमी, जब चाहे कोई भी हो, जब पद पर जाता है तो वो भेदभाव नहीं करता, परंतु यहाँ के वर्तमान विधायक महोदय ने भेदभाव करके वो किया है, जिस एक विषय बोलने तैयार नहीं हो। वहां पर 4 से 5 हजार लोग उसके घर के आगे गए थे, आंदोलन किए घर के, पर वो घर से ऊपर मुझे ऊपर थे पर नीचे नहीं आ पाए। आने उनका दायित्व बनते था कि आने को ना, उनकी जनता थी, वो नहीं आ पाए नहीं। और उन्होंने 2019 के चुनाव में बोले थे कि मैं पैसे दिला दूंगा, पर ये विषय पर एक भी शब्द नहीं। आज भी यदि वो बोलते हैं कि भैया मैंने विकास किया 14 तारीख को यहाँ पर जल पूजन हुआ था, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस आए थे, और वहां पर माननीय विजय जी राहंग डाले ने कहा था कि मैं यहाँ का धापेवाड़ा उपसा सिंचन योजना उन्होंने नहीं लाए थे, माननीय जिन्होंने भी मंजूर किए होंगे, पर वो माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल और हमारे जैन साहब ने किए थे, पर एक शब्द भी उनके बारे में नहीं बोल पाए। बोल रहे थे कि भैया मैंने ही काम किया। पर तो राजेंद्र जैन साहब बड़े जो और स्टाफ के नेता है वो बैठे थे, पर ये काम उन्होंने नहीं किए थे ना, विजय राहंग डाले जी ने नहीं किए थे, तो उनका ही चल रहा था। भाई पटेल ने किए थे, और माननीय अजीत दादा जब सिंचन मंत्री थे तब उन्होंने किए थे। भाई जी का नाम क्यों नहीं आया था? अब नहीं लाए थे, उनको वाहवाही लूटने की थी ना, उनको जो प्रफुल्ल भाई पटेल का नाम लेते तो उनका ये हो जाता ना, क्या बोलते थे, अपमान टाइप हो जाता, अस्तित्व खत्म हो जाता। उन्होंने इसलिए बताया कि भैया मैंने ये पूरा धापेवाड़ा उपसा सिंचन योजना टप्पा 1 टप्पा 2 ये मैंने नहीं लाया, माननीय आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल और जैन साहब ने लाए थे। और वो जब अजीत दादा पवार जब वित्त सिंचन मंत्री तब उन्होंने लाए। अच्छा ये बताओ, जो बड़े बड़े पार्टी के जो उम्मीदवार रहते हैं उनके साथ जिस दिन फॉर्म भरते हैं, काफी जनशक्ति, काफी काफिला, जनता, गाड़ियां, काफी झांकियां रहती है, ये कारण क्या है ये लाने का? शक्ति प्रदर्शन क्यों की जाती है? और आप लोग स्वतंत्र फॉर्म अगर भरते हो तो अकेले जाके स्वतंत्र फॉर्म भर लेते हो, तो इसके पीछे जो जनता आती है वो क्या निस्वार्थ से आती है, क्या पैसे की भीड़ है, क्या कारण है इसका? अभी जैसे आपने बोला कि वो लोग बहुत से लोग आते हैं और हम लोग क्यों आते, यदि उनको लगता है कि वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने बहुत विकास किए, तो एकाधी गांव में गाड़ियां मत भेजो, तब आपको समझ, मतलब गाड़ी यानी 4 व्हीलर मत भेजो, तब आपको समझ में। और जब गाँव में लाने के लिए भेजते हैं, आपको सभी को पता है, उनको ही पता है, और उनको लगता है कि हम लोगों ने बहुत सा विकास किए, तो ऐसी दरबदर यानी जो क्या बोलते गली गली या क्या दरबा मुझे दरवाजे नहीं जाने को, जो आदमी जो चुन के आता है, जो बड़े बड़े जो नेता, जो उधर के जो भी आपने बड़े बड़े नेता लोग देखे होंगे, वो अपना फार्म भरते थे, घर में रहते तब भी चुन के आते। ये तो ऐसे भी आप गली गली भी दिख रहे हैं। तो उन लोगों ने जब विकास किए 10 साल में, तो एक भी तो बता दो। आज उन्होंने कोई मेरे जानकारी के हिसाब से मात्र कुछ मुझे गिने चुने लोगों को उन्होंने ठेकेदारी देके और उन्होंने ये किए है, क्या बोलते बड़ा किए, सामान्य लोगों का नहीं किए। इसके पहले जो हमारे पक्ष उम्मीदवार ने किए थे, जैसे वो भेदभाव तो उनमें कूट के भरा है। ये बताओ, अदानी पावर प्लांट जब से आया तो कितने बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार मिला? एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। मेरा जो कंसेप्ट है, जिस आधार पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो कंसेप्ट है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। रह गया स्वास्थ्य का जो मामला है,
तो स्वास्थ्य में तिरोला जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के तहत में किसी भी एमएलए ने या किसी खासदार ने, इन्होंने संविधान के तहत में काम करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, वो कंट्रीब्यूटरी है, वो रहते नहीं। यहाँ डिलीवरी का पेशेंट यहाँ से रेफर किया जाता है। मैं बाकी मुद्दे पे नहीं बोलूंगा, मेरे तीन ही मुद्दे। स्वास्थ्य का मामला इतना खराब है, यहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहती, ये तिरोड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते। एवं यहाँ पे जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो मशीन लगती है ना, फ्रीजर, वो भी नहीं रहती। फिर भी ये आमदार और खासदार चुपचाप बैठे रहते हैं। एक विषय। दूसरा मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि शिक्षा का मामला है, तो शिक्षा के अंदर जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की जो इंग्लिश स्कूलें चल रही है, तो इन्होंने भर्ती प्रक्रिया इस देश में नहीं की। ये देश में चूतिया बनाने का इनका प्रोग्राम है, और उसके आधार पे तमाम जो छोटे मोटे जो लोग हैं, जो बेचारे बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को शिक्षा का भी माध्यम इनने खत्म कर दिया। तीसरा विषय रोजगार का। अदानी पावर लिमिटेड के अंदर में हमारे स्थानिक लोगों को कोई भी रोजगार नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हमारा ये मानना है कि स्थानिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उसके योग्यता के अनुसार, है ना। तो तीसरा मामला ऐसा है, स्थानिक लोगों को उसके योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन वो भी इनने खत्म कर दिया। वहां पे भी ठेकेदारी है और पूरा मामला इनने खत्म कर दिया। तीसरा मामला हमारा ऐसा है कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, जो 85% का जो वोट है वो ले लेते हैं ये लोग, और हमारे लोगों को छुट्टियां बनाने का धंधा करते हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ दिन पूर्व जो विधायक है इस क्षेत्र के विजय भाऊ रांगडाले, वो गोरेगांव क्षेत्र में रोड पे आंदोलन किए थे कि रोड नहीं बन रहा है, तो वो तो सत्ता में है, विधायक भी इस क्षेत्र के, तो ऐसे सत्ताधारी आंदोलन कर रहेंगे तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? वो तो पॉलिटिक्स की ट्रिक्स रहती है, और क्या है। उनको सत्ता तो उनकी है, सरकार वगैरह उनकी है, तो करना चाहिए ना। आंदोलन करने की क्या जरूरत है? अगर आप में दम है और आप सही में जनता की आवाज उठाते विधानसभा में, विधान भवन में, तो आंदोलन करने की नौबत नहीं आना चाहिए। आपका तो उतना वजन रहना चाहिए ना कि अगर आपकी सरकार है, आप आमदार हो, तो सीधा सीधी बात है, सीधी बात है। अच्छा ये बताओ, देवेंद्र फडणवीस आए थे तो यहाँ पे बोले कि वो पानीदार आमदार है, काफी विकास उन्होंने किया है। एक तरफ विकास किया करके देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, दूसरी तरफ इस क्षेत्र के जो विधायक है विजय भाऊ रांगडाले, वो आंदोलन करते हैं, विकास नहीं हुआ इसलिए तो आंदोलन कर रहे होंगे। क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, विधायक पानीदार तो हो नहीं सकते। पानीदार होता है वोटर, मतदाता, उसके भरोसे ये चुन के आ रहे हैं। और पानीदार यदि होते, चाहे कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, तो उनको बाहर के नेताओं को बुलाकर अपना प्रचार नहीं करवाना पड़ता। इन्होंने विकास किया ही नहीं, इनने सिर्फ विकास के नाम पर विनाश और भ्रष्टाचार किया है। तो ये कहाँ के पानीदार हो गए? पानीदार तो हम वोटर हैं, जो आज मजबूरन हम आज उम्मीदवार बने हैं। चिरखनी रोड पे क्या बोलेंगे? चिरखनी रोड पे ये मुद्दा तो बहुत गहन है। तिरोड़ा तहसील में अभी तक के कहीं भी रेती डिपो नीलाम नहीं हुआ है। सरियाम धड़ल्ले से रेती चोरी हो रही है, उसके कारण चिरखनी वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ गई, और उन्होंने ट्रक रोककर जो ट्रैफिक रोका, बहुत अच्छा निर्णय था। उस चक्कर में 8 से 10 दिन स्कूल बस बंद रही, और हमारे गरीबों के बच्चे जो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको दिक्कत गई नहीं। और क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीचर भी हैं, तो पूरे टीचर है ही नहीं, एक एक दो दो हैं, अप डाउन के कारण वो भी नहीं आए। तो नुकसान तो कुल मिलाकर किसानों का हो रहा है, पानीदार लोगों का नहीं हो रहा है, हमारे बिना पानीदार लोगों का हो रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या बोलेंगे? जनता 20 तारीख को चुनाव मतलब वोट डालने वाली है, कैसा इस क्षेत्र का विधायक चुने? अभी विधायक जनता निर्णय करेंगी, पर इस बार जो भी निर्णय करेंगी बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि जनता इन लोगों को समझ में आ गया है कि अपने को किस तरह कौन किसको चुन के लाना है, नहीं लाना है करके। तो देखिए आपने, ये थे स्वतंत्र उम्मीदवार इस क्षेत्र में विजय भाऊ रांगडाले, जो है 2 बार चुनाव जीत कर आए। इस बार जो बीजेपी पार्टी ने उनको तीसरी बार जो है उम्मीदवारी बीजेपी पार्टी की तरफ से दी है, मतलब महायुति की तरफ से, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से राष्ट्रवादी शरद पवार जो गठ है उनके तरफ से जो है गुड्डू रविकांत बोपचे जो है मैदान में है। उसी तरह काफी जो लोग है स्वतंत्र उम्मीदवार भी यहाँ पे इस क्षेत्र में है। अब 20 तारीख को वोटर जो है, जनता जो है मतदान किसे करते हैं इस बार जो है कि परिवर्तन की लहर है या नहीं है। काफी लोगों में चर्चा है कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। कुछ लोग तो प्रचार इस तरह कर रहे हैं कि इस बार अगर विजय भाऊ रांगडाले अगर जीतते हैं तो मंत्री बन जाएंगे, ऐसी भी चर्चा है। इस प्रकार की वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, काफी प्रचार प्रसार बड़ा हो रहा है। बड़ी बड़ी जो पार्टी है जिस दिन फॉर्म भरने जाती है, शक्ति दिखाती है,
काफी जनता रहती है, गाड़ियां रहती है, और स्वतंत्र जो उम्मीदवार है फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उनके साथ कोई जनता नहीं रहती, वो फॉर्म भर लेते चुपचाप में। तो इतनी जनता, इतनी भीड़ ये कैसे आती है, गाड़ियां क्यों भेजी जा रही है, चर्चा रहती है लोगों की, गांव में गाड़ियां भेजते हैं, ट्रैवल्स भेजते, बस भेजते, ये क्यों भेजी जाती है? इसका खर्च जो है 40 से 50 लाख रुपए खर्च करना रहता है फॉर्म भरते के बाद में पूरा प्रचार प्रसार का। तो उतना जो खर्च कर रहे हैं क्या, उससे डबल तो खर्च नहीं कर रहे हैं? इसकी नजर जो है निवडणूक जो अधिकारी है उसकी है क्या नहीं है? कुछ चर्चा ये भी चल रही कि क्षेत्र के कोई उम्मीदवार है, उन्होंने जो है जो गुड्डू बोपचे है और जो विजय रांगडाले उन्होंने फॉर्म भरे थे, तो उस दिन काफी रैली वगैरह थी, उनकी शिकायत भी दर्ज की गई। अगर उन्होंने शिकायत दर्ज की होंगी तो जांच पड़ताल कैसी होती है, उन्होंने क्या ज्यादा खर्च अगर किया होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल लगा हुआ है। और 20 तारीख को देखना ये बाकी होगा कि कैसा इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक कौन बनता है। आने वाले 23 नवंबर को जो इसके चुनाव के जो है रिजल्ट लगने वाले हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि किस प्रकार का विधायक बनता है, और 5 साल तक जनता की सेवा करेंगे बोलने वाले विधायक बनने के बाद किस प्रकार 5 साल तक सेवा करते हैं। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।